डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन जो है वो लिख रहे थे। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो टाइप की बताई। एक आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट, जो कि शायद आप लोगों ने एग्जांपल लिख दिया था, अगर नहीं लिखा हो तो आप लोग लिख सकते हैं। CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Cu। दूसरा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट redox reaction, a type of redox reaction in which a type of redox reaction in which a non-metal is displaced. A non-metal is displaced by a metal or a non-metal, a metal or a non-metal। तो मेटल को तो सिर्फ दूसरा मेटल ही डिस्प्लेस कर सकता था, पर नॉन मेटल को एक मेटल भी डिस्प्लेस कर सकता है और एक नॉन मेटल भी डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे बोर्ड पर आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा। पहला एग्जांपल है 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2। यहाँ बच्चों आप देखें तो यहाँ सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। हाइड्रोजन जो नॉन मेटल है, सोडियम एक मेटल है। फटाफट से ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिए सोडियम की और हाइड्रोजन की। रिएक्टेंट साइड में सोडियम और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और प्रोडक्ट साइड में सोडियम और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। जल्दी से कमेंट करके बताओ। पहले रिएक्टेंट साइड में बताओ सोडियम और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। रिएक्टेंट साइड में सोडियम और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कमेंट कीजिए। बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं दिखाता। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक सिंगल एटम की बताई जाती है, एक एटम की। चाहे 50 एटम हो पर तुम्हें एक की ही बतानी होती है। रिएक्ट साइड में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और हाइड्रोजन की +1 है, और प्रोडक्ट साइड में सोडियम की +1 है और हाइड्रोजन की 0 है। H2 जो है H2, उसमें H की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो सोडियम का NaOH में कन्वर्ट होना तो है ऑक्सीडेशन, और H2O का H2 में कन्वर्ट होना है रिडक्शन। दूसरा एग्जांपल देखिए, F2 plus 2H2O gives 4HF plus O2। यहाँ फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसने बच्चों ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया, जो ऑक्सीजन भी खुद एक नॉन मेटल है। जल्दी से रिएक्टेंट साइड में फ्लोरीन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कमेंट करो। रिएक्टेंट साइड में फ्लोरीन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फ्लोरीन की 0 है और ऑक्सीजन की क्या है, -2। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में फ्लोरीन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कमेंट करो जल्दी। प्रोडक्ट साइड में फ्लोरीन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की 0 और फ्लोरीन की +3। फ्लोरीन तो बेटा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। लगता है रूल्स एंड रेगुलेशन तुम लोगों ने नहीं पढ़े ढंग से।
-1, फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है जो है -1। तो फ्लोरीन F2 से HF में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 0 से -1 में, ये तो रिडक्शन है। और H2O में ऑक्सीजन -2 है और O2 में 0, तो -2 से 0 में जाना, ये ऑक्सीडेशन। तो ये आपकी तीसरी टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। चौथा जो टाइप है रिडॉक्स रिएक्शन का, वो है डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो जाए और सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए। एक ही एलिमेंट रिड्यूस हो जाए और वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो। A type of redox reaction in which a type of redox reaction in which reduction and oxidation in which reduction and oxidation of the same element of the same element takes place simultaneously is called disproportionation reaction. Is called disproportionation reaction. पहला एग्जांपल जो आपके सामने है, 2H2O2 gives 2H2O plus O2। मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए H2O2 में एक ऑक्सीजन के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। H2O2 के अंदर एक ऑक्सीजन के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सुमित की -2 आ रही है। अंशुल की -1 आ रही है। तो भाई सुमित, पता नहीं तुमने कैसे निकाला है। अगर O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो एक ऑक्सीजन की x हो गई, तो यहाँ 2 है तो 2x हो गया। एक हाइड्रोजन की +1, 2 है तो +2, तो +2 + x = 0 और x की वैल्यू -1 आएगी। तो H2O2 में एक ऑक्सीजन के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। H2O में ऑक्सीजन की -2 और O2 में ऑक्सीजन की है 0। तो आप देख रहे हैं H2O2 अगर H2O में कन्वर्ट हो रहा है तो -1 से -2 में जा रहा है, रिडक्शन। और H2O2 O2 में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन लिख लो और मार्क कर लो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जांपल देखिए, Cl2 plus 2OH- gives ClO- plus Cl-। मुझे यहाँ जो 3 जगह क्लोरीन आया है, तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताइए। 3 जो क्लोरीन आए हैं, इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट। Cl2 में क्या है, ClO- में क्लोरीन की क्या है और Cl- में क्लोरीन की क्या है।
Cl2 में 0, ClO माइनस में +1 और Cl माइनस में -1। तो आप देख रहे हैं कि Cl2 अगर ClO माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो 0 से +1 में जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। और Cl2 अगर Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो 0 से -1 में जा रहा है, ये रिडक्शन। एग्जाम्पल लिख लो और ऑक्सीडेशन रिडक्शन मार्क कर लो। तो बच्चों ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। चैप्टर के एंड की तरफ हम लोग चल रहे हैं, गिनी चुने टॉपिक्स जो हैं वो बचे हैं। जो नेक्स्ट हेडिंग, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को करना है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इसे गैल्वेनिक, GALVANIC, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल या इसे डैनियल सेल, DANIAL, डैनियल सेल भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। देखिएगा, अ डिवाइस विच कन्वर्ट chemical energy into electrical energy, chemical energy into electrical energy is called electrochemical cell। ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये भी बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। एक बार हम लोग इसकी फंक्शनिंग समझते हैं। तो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने 2 कंटेनर लिए। एक कंटेनर में हमने एक रॉड डाली, इलेक्ट्रो डाली एनोड, एक में डाली हमने कैथोड। एग्जाम्पल के लिए हमने एनोड जो है वो जिंक रॉड से बनाई है, कैथोड जो है वो हमने कॉपर रॉड से बनाई है। फिर जिंक रॉड एनोड जो है उसे हमने जिस इलेक्ट्रोलाइट, जिस सॉल्यूशन में डाला है, वो सॉल्यूशन भी उसी मेटल का ही है, मतलब जिंक का ही है, जैसे मैंने लिया है ZnSO4। दूसरी तरफ कैथोड को जिस सॉल्यूशन में डाला है वो सॉल्यूशन सेम मेटल का, कॉपर का, तो मैंने उसे ले लिया CuSO4 कॉपर सल्फेट। और बच्चों आपको बीच में, इन दोनों कंटेनर्स के बीच में एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा जिसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। दोनों रॉड्स को मैंने वायर से जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से। अब हमें पता है गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट, कि भाई करंट है सर्किट में या नहीं है, बस इसका पता लगाना। आप बच्चों जैसे ही वायर्स को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हम लोगों ने 10th क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पढ़े हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो वर्क जो हमें करना पड़े एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कहीं भी कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर मूव कराने के लिए। ठीक है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर मूव कराने के लिए जो आपको वर्क करना पड़े। मान लो आप इन्फिनिटी से अपने घर में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आए, तो उस दौरान जो तुम्हें काम करना पड़ेगा
वो ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कोई भी दो पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, उन दोनों पॉइंट्स पर का जो पोटेंशियल है उनके बीच का अंतर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब आप एनोड को सॉल्यूशन में डालेंगे तो एनोड का पोटेंशियल अलग होगा और सॉल्यूशन का पोटेंशियल अलग होगा। कहने का मतलब ये कि दोनों के पोटेंशियल्स के बीच में अंतर आ जाएगा। सेम ऐसे ही जब आप कैथोड को सॉल्यूशन में डालेंगे तो इन दोनों का ही पोटेंशियल डिफरेंट होगा, तो इन दोनों के पोटेंशियल्स के बीच में भी क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और जब पोटेंशियल्स का डिफरेंस आ जाता है तब इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो यहां एनोड पर हमेशा बच्चों ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, और रिडक्शन का मतलब है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना। तो जिंक और ZnSO4 के बीच में जो अंतर है उसकी वजह से जो जिंक रॉड आपने ली है उसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा, मतलब जिंक कन्वर्ट होने लगेगा Zn+2 के अंदर और क्या लूज कर देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो आपने जिंक रॉड ली है वो धीमे धीमे करके ZnSO4 में घुलती जा रही है। क्यों घुलती जा रही है, क्योंकि अब Zn जो आपका एनोड है Zn वो धीमे धीमे Zn+2 के अंदर कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद में होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड से होते हुए कैथोड तक जाते हैं। कैथोड जो कि कॉपर का बना है। अब कॉपर तो खुद एक मेटल है, कॉपर को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जो इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट आपने डाला है वो क्या करता है, वो आयोनाइज हो जाता है। CuSO4 टूट करके आपको देता है Cu+2। Cu+2 का मतलब है कॉपर जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट में Cu+2 है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा Cu+2, और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cu। रिएक्शन बन जाएगी Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu। और सॉल्यूशन से कॉपर निकल करके कैथोड के ऊपर जाकर के जमा होना शुरू कर देगा, क्योंकि सॉल्यूशन में तो Cu+2 है, पर अब वो Cu+2 क्या बन गया है, Cu मेटल सॉलिड। ये जाकर के कैथोड के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब समय के साथ साथ एनोड तो खत्म होता जाएगा, डिग्रेड होता जाएगा, क्योंकि वो ZnSO4 में घुलता जा रहा है, और जबकि कैथोड जो है वो थिकर, वो मोटा होता जाएगा, उसके ऊपर कॉपर की लेयर जो है वो जमती चली जाएगी। और बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे तो जैसा हमें पता है कि करंट इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल मतलब कैथोड से एनोड की तरफ आपको करंट जो है वो मूव करता नजर आएगा, और गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाएगी, डिफ्लेक्शन आ जाएगी। यहां जो आपने सॉल्ट ब्रिज लिया है इसका काम सुनिए। इसके 2 आपके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। पहला काम, ये आपके सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर सॉल्ट ब्रिज ना हो तो सर्किट पूरा नहीं होगा, और सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। सॉल्ट ब्रिज का दूसरा काम आप देखिए, सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम कुछ सॉल्ट भर देते हैं। जैसे आपको यहां दिख रहा होगा मैंने KCl पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट ब्रिज में भर दिया। अब जो एनोड का जो सॉल्यूशन है उसमें लगातार Zn+2 जो है वो आता जा रहा है, +2 आता जा रहा है, +2 आता जा रहा है, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो आपका जो सेल है या जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। करंट या इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो कर रहा था जब न्यूट्रल था सॉल्यूशन, पर अगर Zn+2 की वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो अब वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। उसे न्यूट्रल करने के लिए, Zn+2 को न्यूट्रल करने के लिए आपको कोई नेगेटिव चार्ज जो है वो उसमें डालना पड़ेगा। तो जो सॉल्ट ब्रिज में आपने KCl भरा था
वो एनोड की तरफ पास पास कर देगा Cl माइनस को, और ये Cl माइनस Zn+2 को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। वहीं हम देख रहे थे कि कैथोड जो है उसके सॉल्यूशन में लगातार Cu+2 घटता जा रहा था, क्योंकि Cu+2 कॉपर में कन्वर्ट होता जा रहा है। Cu+2 के घटने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज का कम हो जाना और SO4-2 सल्फेट का ज्यादा हो जाना। तो SO4-2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज जो है वो कैथोड वाले सॉल्यूशन में किसे पास कर देगा, K प्लस पॉजिटिवली चार्ज आयन को। ऐसे सॉल्यूशन भी न्यूट्रल बने रहेंगे, पोटेंशियल भी मेंटेन रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स और करंट दोनों ही फ्लो करते रहेंगे जब तक आपके एनोड पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम लोग जोड़ दे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपकी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो होगी Zn प्लस Cu+2 गिव्स Zn+2 प्लस Cu। इसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट देखिए किस तरीके से किया जाता है, ग्रीन मार्कर से सबसे लास्ट में लिखा है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब Zn कन्वर्ट हो रहा था Zn+2 में, तो आप इसे लिखेंगे Zn/Zn+2। फिर बीच में जो दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, जो दो डंडे आपको नजर आ रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। तो अब आ गया आपका सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब वहां पर Cu+2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो रिप्रेजेंटेशन हमने लिख दिया Cu+2/Cu। यहां तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताइए। ठीक है, समझ में आ गया है। तो सबसे पहला काम आप तो ये कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आप लोग डायग्राम बनाइए। इलेक्ट्रॉन की पासिंग समझ में नहीं आई भाई, वायर दिख रहा है तुम्हें, जिंक से कैथोड से जुड़ा हुआ, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ, इस वायर से होता हुआ इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि Zn तो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव वायर्स के थ्रू जाएगा और कॉपर रॉड तक पहुंचेगा। अब कॉपर रॉड किस में डूबी हुई है, CuSO4 में, तो यहां से वो CuSO4 को मिल जाएगा। कैथोड के साथ क्या हुआ, कैथोड के साथ कुछ नहीं हुआ, कैथोड जिस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है उस सॉल्यूशन के साथ हुआ है, उस सॉल्यूशन में Cu+2 जो मौजूद है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, एनोड से आए हैं, और Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कन्वर्ट हो रहा है Cu के अंदर। डायग्राम बनाओ फटाफट से।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस पूरे अपैरेटस को कहा जाता है। कैथोड एनोड दोनों, पूरा अपैरेटस जो है, इलेक्ट्रोलाइट, वायर्स, सॉल्ट प्रेजेंट, सबको मिलाकर के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। बेटा प्रिया, 20 मिनट लग गए इसको समझाने में। फिर से रिपीट कर दो, 20 मिनट फिर से हो जाएंगे। शॉर्ट में बता रहा हूँ, एनोड जो है वो सॉल्यूशन में अपना पॉजिटिव चार्ज आयन रिलीज कर देता है, और दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनोड से होते हुए कैथोड तक पहुंचते हैं। कैथोड जिस इलेक्ट्रोलाइट, जिस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है और जाकर के डिपॉजिट हो जाता है कॉपर के ऊपर, एंड जो आपकी कैथोड है उसके ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करने लग जाते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करने लग जाता है। बीच में हम लोग सॉल्ट ब्रिज डाल देते हैं। दो काम है इसके, एक तो सर्किट को कंप्लीट करना, और जिस आयन की रिक्वायरमेंट हो, जैसे एनोड में पॉजिटिव चार्ज आयन की रिक्वायरमेंट, नेगेटिव चार्ज आयन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ नेगेटिव आयन दे देता है। और कैथोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज आयन की रिक्वायरमेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज आयन जो है उसे दे देता है। ऐसे करके दोनों सॉल्यूशंस को ये न्यूट्रलाइज करके रखता है। न्यूट्रल बनाए रखेगा तो पोटेंशियल भी जनरेट रहेगा। पोटेंशियल अगर रहेगा तो सीधी सी बात है, करंट या इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार फ्लो होते रहेंगे। अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो एक वक्त आएगा कि पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और फिर ना तो करंट फ्लो करेगा और ना ही इसके अंदर फ्लो करेगा कोई इलेक्ट्रॉन। डायग्राम बना लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शंस लिख दो, फिर नेट फाइनल रिएक्शन जो है, मतलब दोनों रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को जोड़ करके जो रिएक्शन आई वो, और आखिरी जो है उसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे किसी पूरे सेल में होने वाली रिएक्शन को रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख दी, और राइट साइड में हमने रिडक्शन की रिएक्शन लिख दी। लास्ट वाले को सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, आखिरी में जो ग्रीन मार्कर से रिएक्शन लिखी है, सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं उसको। चलिए, आप लोगों ने बना लिया है तो फिर थ्योरी लिखिएगा। An electrochemical cell consists of an electrochemical cell consists of two metal electrodes, two metal electrodes dipped dipped in the solutions dipped in the solutions of their respective ions.
dipped in the solutions of their respective ions, full stop. At one electrode oxidation takes place. At one electrode oxidation takes place, known as anode, known as anode. And at the other electrode, and at the other electrode, reduction takes place, known as cathode. Known as cathode. Full stop. The overall reaction gives current. The overall reaction gives current when the two electrodes are connected by a metallic wire. Two electrodes are connected by metallic wire. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, cell also contain an inverted मतलब उल्टा, an inverted U, अल्फाबेट जो होता है U, an inverted U-shaped glass tube filled with salt like KCl, KNO3, etc. is called salt bridge. नेक्स्ट लाइन में फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखिए, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहला फंक्शन लिखो, it completes the electric circuit. दूसरा फंक्शन लिखो, it maintains the electrical neutrality. Electrical neutrality of the two half cells. अब देखो बच्चों, जैसा मैंने तो तुम्हें समझाया पोटेंशियल के बारे में कि जो रॉड और जो सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है। इस पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे ई, कैपिटल ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई कैपिटल ई,
इसकी डेफिनेशन लिखनी है। लिखिएगा, द पोटेंशियल जनरेटेड बिटवीन the potential generated between the electrode and electrolyte and electrolyte is called electrode potential, is called electrode potential। अगर आप एनोड की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ई एनोड, कैपिटल ई और उसके बेस पर एनोड। अगर आप कैथोड की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ई कैपिटल ई और उसके बेस पर कैथोड। जैसे बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऐसे ही एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होता है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था E, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं E नॉट, E की पावर 0, E नॉट। ये क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, बस ये तब जनरेट होता है जब आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसकी मोलरिटी हो 1 कैपिटल M और टेम्परेचर 298 केल्विन। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी। तो एसटीपी पर अगर पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो उसे आप कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है। द पोटेंशियल जनरेटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड, the potential generated between electrode and electrolyte at 298 Kelvin and 1 bar pressure, 1 bar BAR, 1 bar pressure and concentration of solution is 1 capital M, and concentration of solution is 1 capital M, is called standard electrode potential। E naught is called standard electrode potential। अब अगर बच्चों आप एनोड पर देखें तो एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। मतलब एनोड पर जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो रिडक्शन, वो ऑक्सीडेशन के दौरान हो रहा है, और कैथोड पर जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो रिडक्शन के दौरान हो रहा है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसे ई और उसके बॉटम पर ओ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं अगर आप एसटीपी पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ई आर को आप कह देंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट आर, और ऐसे ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप कह देंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट ओ एक्स। तो लिखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स। पहला रिडक्शन पोटेंशियल, एक लाइन में आप लिख सकते हैं पोटेंशियल जनरेटेड ड्यूरिंग गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल जनरेटेड ड्यूरिंग गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
जिसे ई आर से आप रिप्रेजेंट करेंगे। या बच्चों अगर मैं कहूं कि यहां भाई रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है Cu+2 का Cu में कन्वर्ट होना, ना कि Cu का Cu+2 में कन्वर्ट होना। तो इस रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट और कैसे किया जा सकता है, E, और उसके बॉटम पर आप जैसा लिखा हुआ देख रहे होंगे Cu+2/Cu, Cu+2/Cu। और अगर आपको जिंक के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल को लिखना हो तो यही तुम्हारा बन जाएगा E, और उसके बॉटम पर Zn+2/Zn। जरूरी नहीं है जिंक का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। जिंक को अगर किसी और दूसरे कॉपर की जगह किसी और हाई रिएक्टिव मेटल से जोड़ दिया जाए तो उस केस में जिंक का रिडक्शन भी हो जाएगा। तो ये दोनों बना लो। अगर रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना है कॉपर के तो आप उसे E बॉटम पे Cu+2/Cu, जिंक का रिप्रेजेंट करना है तो E उसके बॉटम पर Zn+2/Zn। जैसे रिडक्शन पोटेंशियल है वैसे ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा। पोटेंशियल जनरेटेड ड्यूरिंग लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेटेड ड्यूरिंग लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये रिडक्शन का जस्ट उल्टा है। तो अगर मुझे कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाना है तो मैं लिखूंगा उसे E, और इस बार बॉटम पर लिखूंगा Cu/Cu+2, और ऐसे ही जिंक का बताना है तो E, और उसके बॉटम पर लिखूंगा Zn/Zn+2। लिख लो। तो आप देखेंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ रिएक्शन एक दूसरे के उल्टी हैं। अगर रिडक्शन में ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में बी ए में कन्वर्ट होगा, बस इतना उल्टा ये। तो दोनों के पोटेंशियल्स का मैग्नीट्यूड तो बच्चों सेम रहता है, पर साइन जो है वो अपोजिट हो जाते हैं। मतलब मान लो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.34, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा +0.34। मतलब E रिडक्शन इक्वल टू -E ऑक्सीडेशन लिख दो बच्चों। E रिडक्शन इक्वल टू -E ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, चाहे रिडक्शन का हो चाहे ऑक्सीडेशन का, वो होता है 0। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हम लोगों को बच्चों पता होता है 0। तो मान लो मुझे जिंक का पोटेंशियल पता करना है तो मैं क्या करूंगा, एक रॉड तो जिंक की लूंगा, दूसरी जगह में रख दूंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें पता होगा कितना, 0। तो जो पूरे सेल का पोटेंशियल आएगा, मुझे जिंक का पता करना था, मैंने जिंक के अलावा दूसरा जो रॉड है वो ले लिया मैंने SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल मुझे पता है 0। तो जो पूरे सेल का दोनों को मिला के जो पोटेंशियल आएगा वो किसका पोटेंशियल होगा एक्चुअल में, वो किसका पोटेंशियल होगा, जिंक का पता करना था, जिंक का हमें पता नहीं है। दूसरी रॉड हमने रख दी क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, हाँ बिल्कुल योगेश सही जवाब, वो जिंक का आएगा।
क्योंकि भाई सेल का पोटेंशियल तो दोनों की वजह से होगा, जिनमें से एक का तो जीरो है, तो सीधी सी बात है जो पूरे सेल का पोटेंशियल आया है वो एक्चुअल में जिंक का पोटेंशियल है। तो हमने ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, उन सब को एक एक करके बारी बारी से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ करके, और आपके पास आपकी बुक में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक लंबी चौड़ी टेबल नजर आ रही होगी, जिस टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स का रिडक्शन की रिएक्शन लिखी होगी और उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो लिखा होगा। ये सब के सब वैल्यूज कैसे आई हैं, इन सब को एक एक करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया है और तब जाकर के ये वैल्यूज कैलकुलेट की गई हैं। तो एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा, छोटी सी हेडिंग, शी, SHE कैपिटल में, फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी। लिखिएगा, शी कंसिस्ट ऑफ platinum wire and platinum loop, LOOP, platinum wire and platinum loop dipped in 1 capital M HCl solution, dipped in 1 capital M HCl solution, HCl solution. She can behave, next line से लिखिएगा, she can behave anode as well as cathode, whose electrode potential is 0 volt, whose electrode potential is 0 volt, 0 volt. अगर शी एनोड की तरह काम करता है, मतलब ऑक्सीडेशन अगर होता है, तो रिएक्शन लिखो, देखो, इफ शी एक्ट लाइक एनोड then oxidation reaction will be, she act like anode then oxidation reaction will be, reaction लिखो, half H2 gives H plus plus 1 electron, half H2 gives H plus plus 1 electron, और ऐसे ही if she act like cathode then reduction reaction will be, then reduction reaction will be, जो भी आपने लिखा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, H plus plus 1 electron gives half H2, half H2. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, by comparing with she, comma, we can calculate the standard reduction potential, we can calculate the standard reduction potential of any element and can arrange them in a series
in a series called electrochemical series. In a series called electrochemical series. ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपकी बुक में दे रखी है, ये आप लोगों को ड्रॉ करनी है। 2-4 पॉइंट में बता रहा हूं, जल्दी से उन्हें आप लोग लिख दीजिएगा। ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल is directly proportional to self reduction। किसी का अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो मतलब वो खुद का रिडक्शन करना चाहता है, और बच्चों जो खुद का रिडक्शन करना चाहता है उसे कौन सा एजेंट कहते हैं? जो खुद का रिडक्शन करता है, जिसका खुद का रिडक्शन हो, वो कौन सा एजेंट कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद का रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो इसका मतलब ई नॉट रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा है वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो खुद का उतना ही ज्यादा रिडक्शन करना चाहता है। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है +2.87, मतलब फ्लोरीन खुद का रिडक्शन सबसे ज्यादा करना चाहता है, इस वजह से ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। पर वहीं लिथियम जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05, बहुत कम, मतलब ये खुद का रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, ये खुद का ऑक्सीडेशन करना चाहता है। तो ये कैसा एजेंट हुआ? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो ये चैप्टर अपना यहीं पर ओवर हो जाता है। आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसे ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।